हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन शर्मा और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं द हिंदू का एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा। कौन से इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज से हम ये अपना शुभ आरंभ कर रहे हैं। जो भी दोस्त मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आर्टिकल्स मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद एक बार आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपको सब्जेक्ट क्लियरेंस हो जाएगी, टॉपिक की क्लियरेंस हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहला जो आर्टिकल है हमारा, वो है पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल हमारे पास है द ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ये आर्टिकल जो है जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल 20 इस साल को इसरो ने एक स्पेस पॉलिसी जो है लॉन्च की है, 2000 इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, जिसका नाम रखा गया है, जो आने वाले कुछ सालों में काम करेंगी। आने वाले कुछ साल में जो है काम करेंगे। इस जो स्पेस पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, इस सब के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। राइटर कहता है कि 1990 की तक जो इंडियन स्पेस जो इंडस्ट्री थी हमारी, उसको सिर्फ इसरो तक ही सीमित रखा गया था। प्राइवेट सेक्टर में इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। सेकंड स्पेस एरा हमारा बिगन हुआ जब हमने टीवी के लिए लाइसेंसिंग करना शुरू कर दी। टीवी चैनल्स की ग्रोथ के लिए, इंटरनेट की ग्रोथ के लिए, मोबाइल टेलीफोन्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए आज जो है इसरो का बजट अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन डॉलर है। इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो है आज के करीब करीब 9.6 बिलियन डॉलर के ऊपर ऊपर है। ब्रॉडबैंड, ओटीटी, 5G आने से ये हमारा जो है डबल डिजिट में जो इकोनॉमी है इसरो की, वो पहुंच चुकी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट विद एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट इंडियन स्पेस इंडस्ट्री कुड ग्रो टू 60 बिलियन तक जा सकती है 2030 तक, डायरेक्टली क्रिएटिंग ए मोर देन 2 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट ये इंडस्ट्री कर सकती है। अगर हम बात करें, पहली सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी इससे पहले 1997 में, जिसमें एफडीआई के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी गई थी इन द सैटेलाइट इंडस्ट्री दैट वर फर्दर लिबराइज, जिसको बाद में लिबराइज कर दिया गया, बट नेवर जनरेटेड इतना एंथुसियाज्म। ये जो पॉलिसी है ग्रो नहीं कर पाई, इतना जो इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाई। उसके बाद जो एक पॉलिसी और आई थी, ए रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी 2001 में, जिसे 2011 में अमेंड किया गया, 2016 में फिर अमेंड किया गया और फिर उसे रिप्लेस किया गया अब 2022 में नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी दैट हैज बीन फर्दर लिबरलाइज्ड इन 2022। तो दोस्तों, यही जब इम्पोर्टेंट जो कुछ आर्टिकल अमेंडमेंट्स जो इससे पहले हुई थी बिल के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको बता दी। एक बिल और लाने की कोशिश की गई थी इससे पहले, जिसका नाम है इस ड्राफ्ट आया था लोकसभा में, एक्टिविस्ट बिल, जो 2017 में लाया गया था संसद में, जो लैप्स हो गया था किन्हीं कारण, 2019 के इलेक्शन की वजह से लैप्स हो गया था। 2021 में बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर गवर्नमेंट पुरानी पॉलिसीज के साथ ही आगे चली। अब बात यह है कि इस बिल में जो पॉलिसी जो आई है, इसमें अलग क्या है। दोस्तों, मैं बात करूं, अगर सही तरीके से आर्टिकल की बात करी जाए, तो आर्टिकल कहता है कि, राइटर कहता है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 इज क्वालिटेटिवली अलग है पहले एफर्ट से। मतलब कि एक 11 पेज का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, जिसमें पहले 3 पेजेस में आपको डेफिनेशंस और एब्रीविएशंस देखने को मिलेंगी। विजन क्लियर है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना है इन्वेस्टमेंट स्पेस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। क्रिटिकल स्टेक होल्डर वैल्यू चेन बढ़ानी है अपनी। 5 की पॉइंट्स इसके हैं, जिसको हम बारी बारी करके नीचे डिस्कस करेंगे। पहला की पॉइंट कहता है कि ये पहला की पॉइंट कहता है कि ये जो पॉलिसी है, ये सिक्योरिटी के लिए रेफरेंस से बनाई गई है, सिक्योरिटी के रेफरेंस से बनाया गया डॉक्यूमेंट है। पॉलिसी के मुताबिक इंडिया ने पहला अपना एंटी सैटेलाइट डायरेक्ट असेंट टेस्ट मार्च 2019 में टेस्ट किया था और उसी साल में डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई थी एंड डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई थी। एक रीजनेबल टू इंटरफेयर दैट डिफेंस ओरिएंटेड स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद सेपरेट डॉक्यूमेंट। और इस डिफेंस को जो है इसरो से अलग कर दिया गया कि डिफेंस की जो रिसर्च होगी वो अलग एक डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में होगी, और जो हमारी स्पेस की रिसर्च होगी वो अलग एक ऑर्गेनाइजेशन में होगी। जो ये
डॉक्यूमेंट से अलग अलग कर दिए गए। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्तों, तो वहां पर स्पेस पॉलिसी आती है, व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको नासा हम कहते हैं, एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेस स्पेस सिक्योरिटी, जो आती है वो आती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंडर। सेकंड पॉइंट की दोस्तों अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट में कहता है कि नेशनल पॉलिसी लेज आउट स्ट्रेटेजी एंड देन स्पेल्स आउट द रोल ऑफ डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का क्या रोल रहा है इसरो में। द नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस जिसको बोला जाता है 2020 में ये बनाया गया था। एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसको NSIL बोला जाता है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट था जिसको 2019 में हमने सेटअप किया था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो टू रिप्लेस द नाउ डिफंक्ट एंट्रिक्स, एंट्रीज को रिमूव करने के लिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है दोस्तों, इट सेज दैट इसरो विल ट्रांजिशन आउट द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम। जो ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम है उसको वो एक्सपायर ट्रांजिशन आउट कर देगी, इसको ट्रांसफर कर देगी कहां पर, इंडस्ट्रीज को कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए। वहीं पर इसरो की अगर बात करें, वो अब R&D पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उस पर ज्यादा फोकस करने वाली है, प्रूविंग न्यूअर सिस्टम बनाने के लिए, रियलाइजेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट फॉर मीटिंग नेशनल प्रेरिगेटिव्स। अनदर अगर इसरो की टास्क से हम बात करें, न्यू पॉलिसी इज टू शेयर टेक्नोलॉजीज प्रोडक्ट्स प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज एंड जहां गवर्नमेंट कंपनीज के साथ भी अपनी जो है वो रिसर्च शेयर कर सकता है इसरो। अगर हम बात करें, ये इंप्लाई करता है कि इसरो विल नाउ यूज द बिगेस्ट असेट इट्स क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड मैन पावर को अब यूज करेगा कहां पर, टू कंसंट्रेट ऑन कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे चंद्रयान और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट्स पर ही फोकस करेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही इसरो अब फोकस करेगा। और बाकी जो हमने उसके पार्ट्स जो है कट आउट कर दिए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिसर्च के लिए। अगर हम बात करें, इसरो की जो कमर्शियल आर्म है NSIL विल बिकम द इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री। ये इंटरफेस बन गया है इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अंडरटेक कमर्शियल नेगोशिएशन ये करता है और प्रोवाइड करता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर रोल की अगर बात करें, चौथा जो पॉइंट है वो है प्राइवेट सेक्टर रोल का। तो दोस्तों सीधे सीधे अगर बात करें, नॉन गवर्नमेंट जो एंटिटीज है उनको अलो कर दिया गया है कि आप एंड टू एंड एक्टिविटीज कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। तो सीधा सीधा अगर हम बात करें, सीधा सीधा इसमें यही कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें बढ़ावा दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाया गया है ताकि हम स्पेस के जो फील्ड है इसमें हम ग्रो कर सकें, अपने आप को बढ़ा सकें। क्योंकि अगर आप बात करें, आज भी बहुत सारी चीजें, अगर हम टीवी चैनल्स की बात करें, टीवी चैनल की सैटेलाइट जो है आज भी मोर देन 50% आज भी बाहर से आती हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें, उनकी भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हम फॉरेन से खरीदते हैं। तो इसी सबको रिड्यूस करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए इस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है हर किसी के लिए। हालांकि राइटर कहता है कि इसमें अभी भी सारा कुछ जो है क्लियर नहीं किया गया कि ये कितना टाइम बाउंडेड है, कितनी देर के लिए ये चलेगा। तो ये सब चीजें अभी भी इसमें क्लियर करना बाकी है। तो ये था आज का पहला आर्टिकल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो एक बार आप फिर से गो थ्रू कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस डाउट को रीटेक करेंगे और कल आपको वो डाउट समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा आर्टिकल दोस्तों है, ये GS2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि पुतिन जो अटैक कर रहे हैं यूक्रेन पर, उसने नाटो को बड़ा बनाने के लिए काम किया है। क्या कहता है ये आर्टिकल, आइए सुनते हैं। आइए, शक्ति प्रसाद श्रीचंद जी आर्टिकल लिखते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोपियन स्टडीज के, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाना यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। अगर बात करें, इसमें कहा गया है कि नाटो जो है अपने बॉर्डर्स को डबल कर चुका है, जिसमें आपको अभी अभी पता ही होगा कि 31st मेंबर बना है फिनलैंड अप्रैल 2023 में, और कहा जा रहा है कि स्वीडन भी आने वाले दिनों में इसका मेंबर बन सकता है। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ रशिया के यूक्रेन इन्वेजन की वजह से, कि जो छोटे मोटे देश थे वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, इसी कारण से उन्होंने नाटो नाटो जो है ज्वाइन कर लिया है, ताकि कल को उन पर अगर अटैक होता है तो नाटो की फोर्सेस उनको बचा लेंगी।
इस सब के बीच में दोस्तों जो बाल्टिक सी है, जो आपको पता है इंपॉर्टेंट सी है रशिया के लिए, वो भी नाटो लेक कहा जाने लगा है। रशियन एक्सेंट की अगर बात करें, अगर कुछ यूरोपियन कंट्री, देखिए कुछ जो कंट्रीज हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, उनका जो रशिया के प्रति एक सॉफ्ट कार्नर है। लेकिन अगर बाल्टिक स्टेट्स की अगर बात करें, जैसे एस्टोनिया है, लेटविया है, लिथुआनिया है, विच हैव बीन ए फेवर ऑफ ट्रेंडिंग अ काशियस पाथ, उनको काशियस पाथ चुनना पड़ा रशिया के यूक्रेन इन्वेजन की वजह से। लेकिन इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक एक्टर बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और अभी तक यूरोपियन यूनियन उसको बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाया है। अगर हम बात करें, पुतिन जो है उसको भी, उनको भी जो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश इतनी जल्दी उनके साथ नाटो को ज्वाइन करने के लिए हाथ मिला लेंगे। लेकिन ये उनकी आशा से बहुत पहले ही हो चुका। अगर बात करें आर्टिक रीजन की, आर्टिक रीजन की बात करें तो आर्टिक में एक आर्टिक काउंसिल है दोस्तों, जिसका जो हिस्सेदारी है वो यूनाइटेड स्टेट्स भी उसका पार्ट है, कनाडा है, रशिया है, और कुछ नॉर्डिक कंट्री जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है एंड फिनलैंड है, जो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। लेकिन हुआ क्या, इसमें से जो दो देश हैं फिनलैंड और स्वीडन, वो नाटो के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, जिससे आर्टिक रीजन पर जो नाटो का जो पावर है वो बढ़ने लगा है। और जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो आर्टिक के फ्यूचर की अब क्वेश्चनेबल हो चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया का क्या रोल रहेगा इस सब के बीच में, रिसेंट ईयर में इंडिया ने नाटो के साथ अपने लिमिटेड एंगेजमेंट रखी है, ज़्यादातर पॉलिटिकल डायलॉग्स ही हुए हैं दोनों के बीच। इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी रखी है नाटो की रिसेंट एक्सपेंशन पर, लेकिन वो क्लोजली इस सब चीज़ों को, सिनेरियोस को वाच कर रहा है। अगर हम बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जब विजिट किए थे कोपेनहेगन में, जो नॉर्डिक समिट हुई थी मई 2022 में, अंडरलाइन इंडियंस डीप इंटरेस्ट इन कोऑपरेशन, कि हम आर्टिक रीजन को कॉपरेट करेंगे। लेकिन अब ये जो रीजन है, इसमें से जो दो देश हैं वो नाटो के अंडर आ चुके हैं। जब नाटो के अंडर ये देश आ चुके हैं, अब इंडिया का जो पोजीशन है, क्या पॉलिसी रहेगी, ये देखने लायक होगा। तो क्या होगा आगे, ये आगे जब भी न्यूज़ करंट अफेयर में आएगी हम आपको उससे परिचित करवा देंगे। ये था आपके आज के इस आर्टिकल में। इसके बाद दोस्तों, जो भी लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आने वाला जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी सीएससी के रिगार्डिंग से अगर बात करें, उसके लिहाज से अगर बात करें, तो जीएस 2 के पेपर के लिए वो आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। तो आइए डिस्कस करते हैं, पेज नंबर 9 पे ये आर्टिकल दोस्तों है। पेज नंबर दोस्तों 9 पे ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल का नाम है द पेरिलियस लाइव्स ऑफ इंडियन वर्कर्स। पेरिलियस का दोस्तों मतलब होता है कि जो, मतलब कि डेंजरस, जो सफर कर रहा है लाइफ, इंडियन वर्कर्स की जो लाइफ जो है सफर कर रही है। वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दोस्तों आप सबको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होना बहुत जरूरी है। इंडिया में भी वैसा ही हो रहा है। इंडिया में भी इस समय बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो है प्रोग्रेस हो रही है, एमएसएमई सेक्टर्स बन रहे हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। लेकिन इस सब के बीच जो इंडियन में जो लेबर वर्कर्स हैं, क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या उसकी जो सर्वे है वो क्या कहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट की, DGFASLI की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक उनका कहना है कि इस दौरान यहाँ पर इंडस्ट्रीज में जो है 32,413 एक्सीडेंट हुए अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, रिजल्टिंग इन, जिसमें 1,050 फेटलिटीज हुई हैं, मतलब डेथ्स हुई हैं, और 3882 जो है इंजरीज हुई हैं। ये सब डाटा हमें टेबल 1 में दिया गया है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। लेकिन बात ये उठती है कि इस डाटा को हम कैसे माने कि ये सही है। इसका रीजन ये है कि ये एक अंडर एस्टिमेटेड डाटा है। कैसे एक अंडर एस्टिमेटेड डाटा है दोस्तों, ये सर्वे जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है इंस्पेक्टर्स की, सेफ्टी इंस्पेक्टर्स की मदद से। लेकिन अगर हम बात करें, जो डायरेक्टर जनरल है, जो है DGFASLI है, ये डाटा अपना अपीयर करता है, अपने जो चीफ इंस्पेक्टर होते हैं उनसे डाटा लेता है, और ये डाटा कंपाइल करके हमें शो करता है। लेकिन एक जो इंस्पेक्टर है वो 500 इंडस्ट्रीज को देखता है, तो ये माना जा सकता है कि पूरी इंडस्ट्रीज पर अपनी नजर नहीं रख सकता। दूसरी अगर बात करें,
अगर डाटा की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 50% पोजीशन जो है सेफ्टी इंस्पेक्टर हो गया, मेडिकल इंस्पेक्टर हो गया, हाइजीन इंस्पेक्टर हो गया, केमिकल इंस्पेक्टर हो गया, ये जो बच्चे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं वो इन टर्म से रू होंगे, उनको पता होगा कि ये सब क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो करीब 50% वैकेंसीज अभी भी खाली हैं इन पोस्ट के लिए। तो इसलिए ये डाटा हम इसको अंडर एस्टिमेट माना जाता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है क्या वो सही मिलती है, क्योंकि बहुत सारी, अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर, आज इंडिया में 90% ऑफ इंडस्ट्रीज है और एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत सारे रूल रेगुलेशन से वंचित रखा गया है। तो ये माना जाता है कि करीब करीब सिर्फ 22% ही रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज से हमें डाटा मिल पाता है और 35% जो है डेंजरस फैक्ट्रीज को ही इंस्पेक्टेड किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों, रियलिटी की बात करें, ओनली रियलिटी को छोड़ दें तो ओनली 2563 लोग ही आज तक कन्विक्ट हुए हैं इसमें, जिसमें 10 लोगों को तो सिर्फ जेल हुई है और वायलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट के तहत, और करीब 3 करोड़ रुपए ही कंपनसेशन आज तक जो है मिल पाया है, जो कि एक मतलब कि सही डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्रीज अगर चल रही हैं तो उसमें सिर्फ 10 लोग ही आज तक जेल हो, तो ऐसा माना नहीं जाता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हजार्डस कंडीशन है। तो क्या करते हैं कि जैसे जो कंट्रैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई किसी को लग जाती है तो पुलिस केस ना हो, हम पर बात ना आए, इस वजह से कि जो हमारा जो वर्कर है वो कुछ बोल ना दे इंस्पेक्टर के सामने, तो वो सरकारी अस्पताल में उसको नहीं लेके जाते, वो उसका इलाज जो है प्राइवेट सेक्टर में करवाते हैं। ये सब की वजह से जो ये डाटा हमारा जो है कम हमें जो है मिल रहा है। तो अगर बात करें कि अगर हेल्थ की बात करें तो ये मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी लोग, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, और गवर्नमेंट को भी चाहिए ये जो रिमेनिंग वैकेंसीज है उसको जल्दी से जल्दी फिलअप करें, ताकि जो सही डाटा, सही जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों को और गवर्नमेंट को भी मिल सके, ताकि वो अच्छे से अच्छी पॉलिसीज आगे बना सके। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल आर्टिकल मतलब कि सेशन ये कैसा आपको लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल आपको आपको मिलेंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।